स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के विज्ञान कार्यपत्रक आकलन कार्यपत्रक संख्या 2 जो कि 1 सितंबर के लिए है उसको हल करेंगे। हल करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टूडेंट, इससे पहले की वर्कशीट में आपके सामने 10 क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चन के सामने विकल्प हुआ करते थे। आपको जो विकल्प सही है टिक मार के उसके सामने के गोले को गोला करना होता था। लेकिन अब ये वर्कशीट में लिखना है आपको। आपके सामने जैसे पैराग्राफ आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के भी क्वेश्चन है जिसमें 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी वर्कशीट है। आपने पिछले हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा है उसी में से यह है और बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में, वे दवाएं जो हमारे शरीर में सूक्ष्मजीवों को मारती हैं या उनके विकास को रोकती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये हमें सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये मारती हैं या उनको हमारे शरीर में बढ़ने नहीं देती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, इनको मार देना या इनको कम करना, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं ये एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और कवक फंगस से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं? बैक्टीरिया और कवक यानी जो फंगस होते हैं उनसे बनते हैं। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। तो पहला एंटीबायोटिक दुनिया में जो बना था वह क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलिन। हमें एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, अन्यथा वे हानिकारक हो सकते हैं और भविष्य में कम प्रभावी हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है छात्रों। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कभी कभी हानिकारक प्रभाव भी आते हैं। और जब ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप खा लेते हो आपके शरीर जो रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी बाद में एंटीबायोटिक्स खाने का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो बाद में अगर वो रोग हो गया तो एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर काम नहीं करेगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स खाना चाहिए। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं? जो दवाएं हमारे शरीर में सूक्ष्मजीवों को मारती हैं एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो बस यही लिखेंगे कि जो दवाएं हमारे शरीर या शरीर भी लिख सकते हैं, शरीर में सूक्ष्मजीवों को मारती हैं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। पहला प्रश्न हो गया। छात्रों, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है आप कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर दिख नहीं रही या सही क्लियर नहीं लिख जा रहा है, तो यहाँ से हमने जो बोल दिया आप उसे सुनकर भी लिख सकते हैं कि जो दवाएं हमारे शरीर में सूक्ष्मजीवों को मारती हैं एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक्स का नाम क्या था? पेनिसिलिन। आप देखिए ऊपर दिया गया, इसी में से आपको लिखना है क्या था ये? पेनिसिलिन। तो क्या लिखेंगे? पेनिसिलिन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आपकी वर्कशीट में ही उनका नाम है तो आप वहाँ से भी उतार सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की स्पेलिंग ये देखिए, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, का लिख दिया था, ये देखिए। आप दूसरे प्रश्न में क्या लिखेंगे? पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये दो नाम हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं।
सुन के भी लिख सकते हैं। 2 एंटीबायोटिक्स के उदाहरण दीजिए। तो छात्रों देखते हैं, जो एंटीबायोटिक्स हमारे आज के बहुत सारी हैं और जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाती भी हैं। आपको एंटीबायोटिक्स का जो है नाम देना है। तो आप तो एक पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं और उनको भी नहीं छोड़िए। तो पहला नाम है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दूसरा जो है वह टेट्रासाइक्लिन कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे दूसरे को टेट्रासाइक्लिन। मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमें केवल डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक हानिकारक हो सकती है। और ये भी लिख सकते हैं, और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती है। तो ये जो लाइन है ये लिख सकते हैं। अगर चाहें तो आप यहीं से उतार के ये पूरा उत्तर, अन्यथा वे हानिकारक हो सकती हैं और भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं, ये जो है आप इसे भी लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर होगा। छात्रों, इसमें कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द सबका उत्तर होगा। आप अपने हिसाब से बना के भी उत्तर लिख सकते हैं, बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए। अब देखिए, जीवाणु और विषाणु से होने वाली एक एक बीमारी का नाम लिखना है। तो देखिए, आप जीवाणु, विषाणु से आप विषाणु और जीवाणु से आप कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे टीबी, ये बैक्टीरिया से होता है। ये हो गया टीबी, यानी जिसे बोलते हैं क्षय रोग। आप इसे बोलते हैं क्षय रोग। और अभी जैसे कोविड है, कोविड किससे हुआ है? यह वायरस से हुआ है। तो आप क्षय रोग और कोविड दोनों लिख सकते हैं। आपको एक एक नाम लिखना था, लिख लिया। आप अपनी किताब जब विज्ञान की पढ़ोगे, जो आपका चैप्टर है उसमें और भी कई सारे नाम दिए गए हैं, या अपने आसपास भी आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो लाइकेन होता है एक प्रकार का पौधा होता है। सहजीविता यह होती है कि इसमें 2 जीव जो होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों को लाभ होता है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या है कि लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है, जिसमें जो नाइट्रीकरण के जीवाणु होते हैं, जिसमें नाइट्रीकरण जीवाणु और शैवाल या कवक 2 सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है यह नाइट्रीकरण जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन लेके क्या करता है, वह पौधे को देता है, पौधे उसे वृद्धि करता है। लाइकेन में जो होते हैं ये शैवाल कवक, यह उसके वृद्धि करते हैं। और साथ ही साथ है
इनके ऊपर जो इनकी वृद्धि से इन्हीं पर आश्रित होकर नाइट्रीकरण जीवाणु भी जीवित होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से सहयोग करते हैं और लाभ भी उपस्थित दोनों को होता है, दोनों जीवित रहते हैं। बी में विषाणु, यहाँ पे क्या भरेंगे आप? विषाणु, क्योंकि विषाणु जो होते हैं वह जो जीव होता है उसी के अंदर ही जनन करते हैं। जैसे विषाणु ऐसे ही है तो वो वृद्धि नहीं करेगा, जब हमारे शरीर में आते हैं तो वह वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 समूहों में जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और विषाणु में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। तो जो हम बोल भी रहे हैं, कभी आपका नेट कम होगा, कमज़ोर है, तो आप जो बोल रहे हैं जैसे विषाणु, आप इसको भी लिख सकते हैं। हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ब्रेड को बनाने के समय ईस्ट द्वारा बनाई गई जाने वाली गैस क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप CO2 भी लिख सकते हैं या हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दूध को पाश्चुरीकरण करने के क्या फ़ायदे हैं? तो दूध को पाश्चुरीकरण करने के फ़ायदे क्या हैं? इससे दूध लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। और ख़राब नहीं होगा। इसीलिए तो देखते हैं जो पैकेट वाले होते हैं दूध, वो 2-2, 3-3 दिन से चल जाते हैं, क्योंकि वो पैकेट्स होते हैं उनको बहुत तेज़ 70 डिग्री के आसपास तापमान पर गर्म किया जाता है और एकाएक उनको क्या किया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, यानी उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह मर जाते हैं। और दूध जो फटता है, ख़राब होता है, तो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। इसके बाद सूक्ष्म वो लंबे समय तक उनको क्या किया जा सकता है? बिना गरमाए उपयोग किया जा सकता है और तो ख़राब नहीं होता। तो ये लिखेंगे। दूध से दही किस प्रकार बनाई जाती है? संक्षेप में आपको समझाना है कि दूध से दही। तो छात्रों, इससे पिछली जो वर्कशीट थी जो हमने 1-2 पढ़ी थी, उसमें देखा था कि कैसे दूध से दही बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि दूध को गर्म कर दिया जाता है। क्या होता है? दूध को गर्म कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है। फिर उसमें थोड़ी सी दही डाली जाती है। क्या डाली जाती है? थोड़ी सी दही, थोड़ी सी दही, क्योंकि दही में क्या होता है? देखिए, जीवाणु का नाम, एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो गर्म दूध में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और इस प्रकार से जो है दही को, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो इसे आप करके, लिख के और जो है अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। कई बार आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप जो चैप्टर है वहाँ से भी निकाल के देखेंगे, पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ाया है वहाँ पर भी, तो वहाँ से भी जाके उनको देख सकते हैं। नकल करने का प्रयास कम करें, जो आपको बता दिया जा रहा है उसी को करके शेयर करें। थैंक यू।